आप सभी स्टूडेंट्स का क्वांटम ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। हम लोग जो है आज से एक नया यूनिट स्टार्ट करने वाले हैं और उस यूनिट का नाम है वाटर ट्रीटमेंट। तो जो नया हमारा यूनिट है उसको हम कहते हैं वाटर ट्रीटमेंट। काफ़ी इम्पॉर्टेंट है और क्वेश्चन इससे आने तय हैं एग्जामिनेशन में, तो सारे बच्चे इसको बहुत अच्छे से तैयार करके जाएंगे वाटर ट्रीटमेंट। और हमारा पूरा प्रयास होगा कि ये टॉपिक आपको अधिक से अधिक समझ में आए। इस टॉपिक में हम क्या देखने वाले हैं? इस टॉपिक में हम हार्डनेस को डिफाइन करेंगे। हार्डनेस कितने प्रकार का होता है, क्या क्या मेथड्स हैं हार्डनेस को दूर करने के लिए, अगर पानी आपका हार्ड है तो उसमें इस हार्डनेस को कैसे कैलकुलेट करते हैं, किन किन मेथड से हम हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं, ये सब कुछ हम इस टॉपिक में देखने वाले हैं। सबसे पहले हम क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम ये देखने वाले हैं कि हार्डनेस कहते किसे हैं। तो सबसे पहला जो टॉपिक हम देखने वाले हैं व्हाट इज़ हार्डनेस। तो हमारा जो इस वाटर ट्रीटमेंट देखेंगे हार्ड वाटर ऐसा, और हार्ड वाटर में फिर हार्डनेस को देखेंगे। तो हार्ड वाटर पहले देख लेते हैं किसे कहते हैं। हार्ड वाटर ऐसा वाटर होगा, हार्ड वाटर नॉर्मली ऐसे वाटर होंगे जो क्या करते होंगे, जो सोप के साथ, सोप मतलब साबुन, सोप को आप क्या कहते हैं? साबुन कहते हैं। ऐसे जो सोप के साथ जो होगा आसानी से झाग नहीं देते हैं, आसानी से लेदर का फॉर्मेशन या झाग का फॉर्मेशन नहीं करते हैं। अच्छा, झाग नहीं बनेगा तो क्या होगा? तो क्या होता है, जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है, जो सोप का क्लीनिंग एक्शन है, ये क्या हो जाएगा भाई? क्लीनिंग एक्शन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। ऐसा तो ऐसा वाटर जो क्या करता है, सोप के साथ जो है लेदर या झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है, ऐसे वाटर को हम कहते हैं हार्ड वाटर। और इस वाटर के कारण क्या होता है कि जो सोप है उसके क्लीनिंग एक्शन पर प्रभाव पड़ता है, यानी उसका जो क्लीनिंग एक्शन है वो क्या होगा? कम हो जाएगा। लेकिन भाई हम लोग तो भाई इंजीनियर बनने वाले हैं, तो हम लोग इस डेफिनेशन से संतुष्ट नहीं होंगे। ये तो डेफिनेशन ठीक है भाई, ऐसी है, तो हम क्या खाली सोप के बारे में जानने के लिए वाटर ट्रीटमेंट पढ़ेंगे, हार्ड वाटर पढ़ेंगे? बिल्कुल नहीं भाई। देखिए होता क्या है कि जो भी इंजीनियर्स हैं वो फैक्ट्रीज में हैं, बड़े बड़े इंडस्ट्रीज़ में हैं, और वहाँ पर क्या है, वहाँ पर कोई भी इंडस्ट्री है तो वहाँ पर पानी एक इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है किसी भी चीज़ को बनाने के लिए। कोई भी इंडस्ट्री हो तो भाई पानी का एक रोल होगा ना। जैसे मान लीजिए कोई बड़ी फैक्ट्री है, मान लेते हैं चलिए सरिया बनाने वाली फैक्ट्री है, तो वहाँ पर क्या है, वहाँ पर बड़े बड़े बॉयलर लगे हैं ऐसे, जिसमें मटेरियल को क्या करते हैं भाई, जिसमें मटेरियल को मेल्ट करते हैं ऐसे। अच्छा, मटेरियल जब मेल्ट होता है फिर इसको पोर करते हैं, फिर क्या करते हैं, इसको ठंडा करते हैं। तो ठंडा कैसे होगा? तो ठंडा कैसे होगा भाई? सीधा पानी डाल के थोड़ी ठंडा किया जाता है, ऐसा नहीं होता है। होता क्या है कि इसके चारों तरफ क्या होता है, ऐसे वाटर पाइपलाइन रहती है ऐसे, और पानी क्या होता है उससे पास करता है, और लगातार प्रोसेस होता रहता है। 8 घंटे 10 घंटे क्या होता है, बॉयलर जो है ठंडा किया जाता है। अब क्या होगा, अगर वाटर के अंदर कुछ और भी आयंस हैं, कुछ और भी कंपाउंड्स हैं, तो वो क्या करते हैं, वो इस चैनल को ब्लॉक करते हैं। ऐसी पाइप है तो जगह जगह भी क्या करते हैं, ब्लॉकेज कर देते हैं ऐसा, जगह जगह ब्लॉकेज करते हैं ऐसा। और इस ब्लॉकेज के नाते क्या होता है, इस ब्लॉकेज के नाते जो बॉयलर है उसके डैमेज होने की संभावना बढ़ जाती है, क्योंकि हमें ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करना पड़ता है। तो कभी कभी सुनने में आता है बॉयलर फट गया है, इसका मतलब यही होता है कि ये जो पाइपलाइन है ये क्या हुई, फट गई है। अब चूंकि क्या होता है, काफ़ी ज़्यादा टेम्परेचर बॉयलर का होता है तो पानी बहुत गर्म रहता है, तो फटने के बाद वो पानी जिसके ऊपर गिरेगा उसको भी क्या होगा, उसकी भी हालत ख़राब हो जाएगी, वो भी जल जाएगा, झुलस जाएगा। तो हम इंडस्ट्रीज़ में क्या देख रहे हैं, हम इंडस्ट्रीज़ में या किसी भी कंपनी में देख रहे हैं कि हमारा जो वाटर सोर्स रहे ये इसमें किसी भी प्रकार का आयंस या किसी भी प्रकार का कंपाउंड ना हो, वो प्योर वाटर हम इस्तेमाल करें। ऐसे कुछ इंडस्ट्रीज ऐसे हैं जिसमें अगर कोई दूसरा केमिकल कंपाउंड या वाटर के साथ मिला है तो क्या करेगा, वो क्या करेगा, दिक्कत करेगा। मान लीजिए कोई मेडिसिन बन रही है, वहाँ भी वाटर इस्तेमाल हो रहा है, तो वहाँ पर क्या होगा, उसके कंपोजिशन में फ़र्क आ जाएगा।
ऐसा। तो हमारा मेन फोकस ये है कि हम क्या करें, हम इस वाटर को समझें कि वाटर जो है हार्ड वाटर क्या है, हार्ड वाटर में कौन कौन से आयंस हो सकते हैं और उसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। तो मेन फोकस हमारा यहाँ पर है। ओके, अब बात को समझने का प्रयास करते हैं। इसको मैं मिटा देता हूँ। इसका मैंने कहाँ रख दिया, वो डस्टर कहाँ रखा है मैंने, ओके डस्टर मैंने उधर रख दिया है, मैं ले लेता हूँ वैसे डस्टर। ओके, देखिए आप, तो इसको मैं मिटाता हूँ यहाँ से। आगे देखें कि इसमें हम क्या देखने वाले हैं। हमने हार्ड वाटर आपको समझाया कि हार्ड वाटर किसे कहते किसे हैं। तो ये आपका हार्ड वाटर है ऐसा, और ये जो प्रॉपर्टी है उसे ही हार्डनेस कहते हैं। ये जो प्रॉपर्टी है इसको कहते हैं हार्डनेस। प्रॉपर्टी का मतलब जो सोप के साथ जो है क्लीनिंग एक्शन को कम कर रहा है, उसी को हार्डनेस कह रहे हैं। अब देखिए, मान लीजिए एक गिलास में हमने नॉर्मल पानी रख दिया है और एक गिलास में हमने क्या रख दिया, हार्ड वाटर ऐसा। तो आप देख करके नहीं पहचान पाओगे। क्यों नहीं पहचान पाएंगे? क्योंकि हार्ड वाटर में जितने भी कंपाउंड या आयन हैं सब के सब किस स्टेट में हैं, सब के सब जो है सॉल्युबल स्टेट में हैं। यानी सॉल्युबल कहने का मतलब है घुलनशील। ये सब के सब घुलनशील अवस्था में पाए जाते हैं ऐसा। तो घुलनशील या सॉल्युबल स्टेट में पाए जा रहे हैं, इसलिए आप देख करके नहीं बता पाओगे कि कौन सा पानी हार्ड है और कौन सा पानी कैसा है, नॉर्मल है। तो देख करके नहीं बता सकते। और हार्ड का मतलब ये भी नहीं है कि छूने पे सख्त होगा, आइस की तरह होगा, बिल्कुल नहीं। हार्ड का मतलब अभी समझेंगे क्या है। अच्छा, तो ये बातें हमने बताया। तो वास्तव में देखिए होता क्या है कि जो पानी हार्ड है, मतलब जो हार्ड वाटर होता है, वो कैसे काम कर रहा है और किस तरीके से साबुन के एक्शन को कम कर रहा है, ये बात समझने वाली है। तो साबुन देखिए क्या है, साबुन है C17H35COONA। ये क्या होते हैं, ये फैटी एसिड के सोडियम सॉल्ट होते हैं। ये क्या है, सोप है। ये सोप का फार्मूला है। और अगर सपोज करिए कि आपके पानी में क्या है, आपके पानी में सपोज करिए कैल्शियम सल्फेट है ऐसा। कैल्शियम सल्फेट से हार्डनेस होती है, अभी आगे देखेंगे। हम ये देखने वाले हैं कि वास्तव में क्लीनिंग एक्शन जो ये कम क्यों हो रहा है, प्रभावित क्यों हो रहा है। तो अगर देखिए, अगर आपके पानी में क्या है, कैल्शियम सल्फेट है और ये सोप है, सोप का मतलब साबुन, ये साबुन है ऐसा। तो होता क्या है कि पानी में जो कैल्शियम सल्फेट है इस सोडियम आयन को डिस्प्लेस कर देगा, इसको रिप्लेस कर देगा। कैसे कर देगा, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा C17H35COO का होल ट्वाइस एंड Ca, और बाकी जो है ये बन जाएगा किस में, ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका Na2SO4 में ऐसे। इस तरीके का कन्वर्जन आपको देखने को मिलेगा ऐसा। अब देखिए, ये जो कैल्शियम सॉल्ट इसका बन रहा है, ये क्या है, पानी में इनसॉल्युबल है ऐसा। यानी ये पानी में क्या है भाई, अघुलनशील है। ये पानी में घुलेगा नहीं, ये पानी में घुलनशील नहीं है ऐसा। और जब पानी में घुलनशील नहीं है तो इसलिए क्या कर रहा है, झाग या फोम का फॉर्मेशन नहीं करता है। क्लियर है? तो इस रिएक्शन के कारण ही क्या हो रहा है कि जो हार्ड वाटर है वो सोप के साथ जो है झाग का फॉर्मेशन नहीं करता है। तो ये सारी बातें हमने किसके बारे में देखी, हार्ड वाटर के बारे में। और हार्डनेस किसे कह रहे हैं, तो ये प्रॉपर्टी हार्डनेस के नाम से जानी जा रही है। अब देखने जा रहे हैं टाइप्स ऑफ हार्डनेस, कि हार्डनेस कितने प्रकार का हो सकता है। तो अब देखेंगे हार्डनेस के प्रकार या टाइप्स ऑफ हार्डनेस। तो अगला टॉपिक लिखेंगे सभी कोई, टाइप्स ऑफ हार्डनेस। नेक्स्ट टॉपिक है टाइप्स ऑफ हार्डनेस, या हिंदी अगर समझने का प्रयास कर रहे हैं आप हैं तो इसे हम कहते हैं कठोरता के प्रकार। कठोरता के प्रकार, हार्डनेस का मतलब कठोरता होता है ऐसा। तो हार्डनेस नॉर्मली क्या है, हार्डनेस नॉर्मली दो तरीके के हैं। नंबर वन, जिसे हम पहले को कहते हैं टेम्पोररी हार्डनेस। टेम्पोररी हार्डनेस, टेम्पोररी हार्डनेस का मतलब होता है अस्थायी, इसे हम कहते हैं अस्थायी कठोरता। तो अस्थायी कठोरता या टेम्पोररी हार्डनेस के नाम से जाना जाता है। और भी इसका नाम है, इसका एक और नाम है, इसको हम कहते हैं कार्बोनेट हार्डनेस के नाम से भी जाना जाता है।
कार्बोनेट हार्डनेस, या इसका एक और नाम है, इसको हम एक और नाम से जानते हैं, इसे हम कहते हैं एल्कलाइन हार्डनेस। एल्कलाइन हार्डनेस इस नाम से भी जानते हैं। कार्बोनेट को आप कार्बोनेट ही लिखोगे, एल्कलाइन को भी एल्कलाइन लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्षारीय भी कह सकते हैं, तो क्षारीय भी लिखते हैं इसको, है क्षारीय कठोरता। तो ये 3 नामों से ये जाना जाता है। जब भी बात टेम्पोररी हार्डनेस की करते हैं तो टेम्पोररी हार्डनेस हमेशा क्या होगा, हमेशा कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन, इस कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन के बाइकार्बोनेट आयन के कारण होगा। किसके कारण होगा भाई, बाइकार्बोनेट आयन के कारण। ये आयन है बाइकार्बोनेट, हिंदी में भी ऐसे लिखते हैं बाइकार्बोनेट, तो अगर हिंदी समझते हैं तो देखिए ऐसे लिखते हैं। तो किसके कारण होगा, जब भी टेम्पोररी हार्डनेस की बात करेंगे तो कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट आयन के कारण होगा। यानी कहने का मतलब क्या है, कहने का मतलब है कि या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट पानी में पाया जाएगा या तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट जो है पानी में पाया जाएगा, इस तरीके से। तो इसके कारण क्या होगा, आपको टेम्पोररी हार्डनेस देखने को मिलेगा। चूंकि इसका जो लास्ट प्रोडक्ट होगा वो कार्बोनेट होगा, इसीलिए इसे कार्बोनेट हार्डनेस भी कहेंगे। अभी देखते हैं। और इस तरीके के हार्डनेस को हम पानी को बॉयल करके, बॉयल का मतलब उबालना, तो पानी को उबाल करके हम दूर कर सकते हैं। तो ये ऐसा हार्डनेस है, इस हार्डनेस को पानी को बॉयल करने से हम रिमूव कर सकते हैं। यानी कहने का ये मतलब है कि आप बस पानी को क्या करिए, बॉयल कर दीजिए, उबाल दीजिए, और जैसे आप पानी को उबालेंगे तो ये बदल जाएगा किस में, ये बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में, और किस में बदल जाएगा, वाटर में, और साथ ही साथ कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसा। अब ये देखिए कैल्शियम बाइकार्बोनेट जो है पानी में घुलनशील है, और ये जो है पानी में अघुलनशील है। तो जब ये बदल जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में जो अघुलनशील है, मतलब अघुलनशील का मतलब इनसॉल्युबल, अगर आप इंग्लिश लिख रहे हैं तो आप लिखेंगे इनसॉल्युबल। अगर ये पानी में अघुलनशील है तो क्या करेंगे, फिल्टर कर लेंगे पानी को और पानी से अलग कर लेंगे। तो भाई फिल्टर कर लिया, अलग कर लिया, वाटर वाटर ही है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस के फॉर्म में निकल गया। तो देखिए खत्म हो गया आपका। ऐसे ही इसको भी चेंज कर सकते हैं। अगर मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है तो वो भी किस में बदल जाएगा, अपने, वो भी अपने कार्बोनेट में बदल जाएगा। तो फार्मूला लिखने का एक ही स्टाइल होगा कि हम जिस तरीके से यहाँ पे लिखे हैं उसी तरीके से यहाँ भी लिख सकते हैं। यानी कैसे लिख सकते हैं, तो हम इसको अगर लिखना चाहें तो देखिए यहाँ भी आप बॉयल लिख दीजिए ऐसे, और लिख देंगे किस में बदल गया, ये मैग्नीशियम कार्बोनेट में प्लस H2O में एंड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड में। ऐसा। तो इस तरीके का रिएक्शन आपको देखने को मिलेगा। तो बस पानी को बॉयल किया तो टेम्पोररी हार्डनेस खत्म हो गया। तो ये है टेम्पोररी हार्डनेस के बारे में कि टेम्पोररी हार्डनेस कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट के कारण होता है। ओके, इसे कार्बोनेट हार्डनेस कहते हैं। देखिए कार्बोनेट बन रहा है ना, देखिए कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, ऐसा। और एल्कलाइन क्यों कहते हैं, क्योंकि एल्कलाइंस की भी फॉर्मेशन है, जैसे कार्बोनेट बन रहा है, बाइकार्बोनेट बनेगा, ये सब एल्कलाइन नेचर के हैं, ऐसा। तो ये हो गया। दूसरा जो टाइप है जिसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस, तो दूसरे टाइप को भी देख लेते हैं, यहाँ पे है। तो दूसरा जो अगला टाइप हम देखने जा रहे हैं उसे हम कहते हैं परमानेंट हार्डनेस। तो परमानेंट हार्डनेस के बारे में पढ़ लेते हैं कि भाई परमानेंट हार्डनेस क्या है। तो देखिए यहाँ पे टाइप्स ऑफ हार्डनेस में दूसरा जो पढ़ने जा रहे हैं वो हम पढ़ने जा रहे हैं परमानेंट हार्डनेस, ऐसा। और परमानेंट का हिंदी अगर जानना चाहते हैं आप इसको कहते हैं अस्थाई कठोरता। हिंदी इसलिए लिख रहे हैं कि आपको समझने में आसानी हो जाए। ऐसे बच्चे जो हिंदी मीडियम से आते हैं उन्हें समझने में दिक्कत ना रहे, तो इसलिए मैं हिंदी भी लिख रहा हूँ जिससे आप इजीली समझ सकें कि इसको हिंदी में क्या कहा जा रहा है। तो अस्थाई कठोरता के नाम से भी जानते हैं या इसे परमानेंट हार्डनेस कहते हैं। ये ऐसी हार्डनेस है जिसको आप पानी को बॉयल करके आप क्या कर सकते हैं, दूर नहीं कर सकते हैं। यानी आप पानी को बॉयल करेंगे तो ये दूर नहीं होगा। साथ ही साथ क्या खास बात है कि ये जो हार्डनेस है ये कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन के, ये इन दोनों आयन के सल्फेट के कारण होता है, और साथ ही साथ किसके कारण होगा, क्लोराइड आयन के कारण होगा।
यानी कैल्शियम का सल्फेट हो सकता है, मैग्नीशियम का सल्फेट हो सकता है, कैल्शियम का क्लोराइड हो सकता है और मैग्नीशियम का क्लोराइड हो सकता है। कैसे लिख सकते हैं? तो अगर मैं कहूं कि कौन कौन से कंपाउंड या सॉल्ट हो सकते हैं, तो हो सकता है कैल्शियम सल्फेट हो सकता है, या पानी में क्या हो सकता है, मैग्नीशियम सल्फेट हो सकता है कैल्शियम क्लोराइड हो सकता है, या पानी में हो सकता है मैग्नीशियम क्लोराइड। तो इन आयनों के, इन सॉल्ट के कारण क्या होगा, इन सॉल्ट के कारण जो हार्डनेस होगा उसे हम कहेंगे परमानेंट हार्डनेस। ओके, तो ये 4 ऐसे सॉल्ट हैं, 4 ऐसे लवण हैं जिनके कारण परमानेंट हार्डनेस या अस्थाई हार्डनेस होती है। तो ये 4 रिस्पॉन्सिबल है और इसको दूर करने के लिए ढेर सारे मेथड्स हैं। उन मेथड्स को लाइम सोडा मेथड कहते हैं, जियोलाइट मेथड कहते हैं, जिसको हम आगे चल करके देखेंगे। तो ये हमारा टेम्पोररी हार्डनेस हो गया है और ये हमारा परमानेंट हार्डनेस हो गया है। आप चाहें तो सॉल्ट्स को नोट कर सकते हैं, देख लें। आगे देखते हैं इसमें हम अब देखने जा रहे हैं कि जो भी कठोरता है उस कठोरता को हम निकालते हैं किसमें है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। जैसे मान लीजिए भाई कठोरता किस किस कारण हो रही है, तो कठोरता मान लीजिए हो रही है कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फॉर्म में। ऐसा किसके कारण हो रही है, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट के कारण हो रही है। ऐसा किसके कारण हो रही है, तो भाई कैल्शियम सल्फेट के कारण। किसके कारण, तो मैग्नीशियम सल्फेट के कारण। किसके कारण, कैल्शियम क्लोराइड के कारण। और किसके कारण हो सकता है, मैग्नीशियम क्लोराइड के कारण। तो ये 6 ऐसे आयन, 6 ऐसे सॉल्ट हैं जिनके कारण कठोरता होती है। ऐसा तो क्या रहा है, कहता ये है कि भाई कठोरता किसी भी रूप में हो, किसी के कारण हो, लेकिन आपको जो आंसर देना है वो आंसर किसमें देना है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स के रूप में। आपको हमेशा आंसर किसमें बताना है, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य के रूप में, किसी तरह की हार्डनेस हो। इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे ये रीजन है, हम कंपेयर नहीं कर पा रहे थे। कोई हमको हार्डनेस बताता था कि भाई हार्डनेस कितना है, तो कहते थे भाई 10 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम बाइकार्बोनेट। कोई कहता था कि भाई कितना है, 12 मिलीग्राम पर लीटर कैल्शियम सल्फेट। अब तुलना कैसे हो पाएगा भाई, बताइए ऐसा। एक कैल्शियम सल्फेट है और एक कैल्शियम बाइकार्बोनेट है, कौन सा हार्डनेस ज़्यादा है, कौन सा हार्डनेस कम है, ये कैसे बता पाएंगे, क्योंकि दोनों अलग अलग हैं। तो इसीलिए क्या कहा गया कि हार्डनेस किसी भी तरीके का है, आपको वो हार्डनेस कैलकुलेट किसमें करना है, वो हार्डनेस कैलकुलेट करना है कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में। और इसके पीछे रीजन क्या दिया गया कि भाई 2 रीजन इसके पीछे हैं। पहला रीजन क्या है, पहला ये रीजन है कि जब भी हम कैलकुलेशन करते हैं किस फॉर्म में, कैल्शियम कार्बोनेट के समतुल्य के फॉर्म में या इक्विवेलेंट्स के फॉर्म में, तो पहला रीजन ये कहा जा रहा है कि भाई देखिए कैल्शियम कार्बोनेट जो है इसका अगर आप देखें मॉलिक्यूलर वेट, क्या देखें इसका, अगर आप देखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, समझते हैं ना, मॉलिक्यूलर वेट का मतलब समझते हैं ना सभी कोई। मॉलिक्यूलर वेट का मतलब क्या होता है कि एटम को आपस में जोड़ता जाए, एटम के वेट को आपस में जोड़ता जाए, जिसे हम कहते हैं अणु भार भी कहते हैं। अगर आप हिंदी मीडियम से हैं तो आप इसे अणु भार के नाम से जानते हैं। ऐसा तो जो मॉलिक्यूलर वेट आता है वो 100 आता है, और 100 का डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन आसान होता है। कैसे 100 आता है, ये भी देख लेते हैं। तो ये कैल्शियम का जो एटॉमिक वेट है वो 40 है, ऐसा, और कार्बन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है भाई, वो है आपका 12, और ऑक्सीजन का जो एटॉमिक वेट है वो कितना है 16, और ऑक्सीजन के कितने एटम है, तो 3 एटम है। ऐसा तो अब जोड़ लीजिए, तो 40 प्लस 12 और प्लस कितना हो गया 16 3 48, ऐसा, और सबको जोड़ेंगे तो आंसर कितना आएगा, 100 आएगा। तो ये मॉलिक्यूलर वेट कितना आ रहा है, 100 आ रहा है, जो क्या है, जो कैलकुलेशन करने में काफ़ी आसान है। और दूसरा रीज़न कह रहा है भाई क्यों हम जो है कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में बताएंगे सारा आंसर, इसलिए बताएंगे क्योंकि ज़्यादातर जितने भी रिएक्शन होते हैं या जब कभी भी हम ट्रीटमेंट करते हैं वाटर का, यानी हार्डनेस को रिमूव करते हैं, तो ज़्यादातर केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट ही बनता है, यानी कैल्शियम कार्बोनेट ही मैक्सिमम कंडीशन में बनता है प्रेसिपिटेट के फॉर्म में।
क्या कहते हैं इसको, प्रेसिपिटेट कहते हैं। ऐसा प्रेसिपिटेट का मतलब कि जो लास्ट में चीज़ें बच जाती हैं उसको हम प्रेसिपिटेट कहते हैं। तो अधिकतर केसेस में कैल्शियम कार्बोनेट ही बच जाएगा जिसे हम फिल्टर करके निकाल लेते हैं। इस कारण क्या है कि ज़्यादातर केसेस में ये बन रहा है, इसीलिए कैलकुलेशन में इसी फॉर्म में किया जा रहा है। और दूसरा इसका 100 चूंकि अणु भार या मॉलिक्यूलर वेट आता है, इसलिए कैलकुलेशन हम लोग कैल्शियम कार्बोनेट के रूप में करते हैं। अब करते कैसे, निकालते कैसे हैं, ये बात बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए रसो तो क्या हम कहने जा रहे हैं कि देखिए भाई, कोई भी किसी भी तरह की हार्डनेस है उसको आपको कैलकुलेट करना है किसमें, कैल्शियम कार्बोनेट के इक्विवेलेंट्स में। तो कैसे किया जाएगा ये जानने का प्रयास करते हैं। तो ये कैसे करेंगे, तो जो कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट होता है, कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंट्स, ये बराबर किसके होता है, तो ये बराबर होता है अमाउंट ऑफ, अभी हिंदी में लिख देंगे, अमाउंट AMOUNT, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जो भी सॉल्ट है उसका अमाउंट कितना है और उसको डिवाइड किससे कर दिया जाएगा, उससे इसी के किससे इक्विवेलेंट वेट से डिवाइड कर दीजिए। किससे डिवाइड कर दीजिए, इक्विवेलेंट वेट ऑफ सॉल्ट से डिवाइड कर दीजिए और उसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए किससे, इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट से, ये मल्टीप्लाई कर लीजिए। ऐसा सब कुछ देखने में ठीक लग रहा है ना, लेकिन बस समझ नहीं आ रहा है क्या इक्विवेलेंट वेट किसे कहते हैं। हिंदी भी लिख देना तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अगर हिंदी मीडियम से समझ लीजिए तो ये हो जाएगा लवण की मात्रा, देखिए लवण की मात्रा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाय, ये क्या है, ये होता है इक्विवेलेंट वेट। इक्विवेलेंट वेट को कहते हैं तुल्यांकी भार। तो हो जाएगा लवण का तुल्यांकी भार, क्या हो जाएगा, लवण का तुल्यांकी भार, ऐसा। और गुणा किससे करना है, गुणा करना है कैल्शियम कार्बोनेट के, किससे गुणा करना है भाई, तुल्यांकी भार से, इसी से गुणा भी कर देना है, ऐसा। तो आप अगर हिंदी समझ रहे हैं तो हिंदी भी समझ करके आप लिख सकते हैं। अच्छा अब देखिए, अब सब कुछ समझ में बात आ रही है, बस तुल्यांकी भार नहीं समझ में आ रहा है। भाई तुल्यांकी भार किसे कहते हैं, तो तुल्यांकी भार कैसे निकाला जाता है, तो देखिए हम निकालना आपको समझा रहे हैं। देखिए मान लीजिए आपको निकालना है कैल्शियम कार्बोनेट का तुल्यांकी भार, ऐसे इसका तुल्यांकी भार निकालना है, ऐसे। तो कैसे इसका निकालते हैं तुल्यांकी भार, तो होता क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का क्या लिखेंगे, अणु भार, क्या लिखा जाएगा, अणु भार, ऐसा। और इसको डिवाइड कर दिया जाएगा किससे, पॉजिटिव चार्ज जितना होगा, यानी धनायन की जितनी वैलेंसी है। तो देखिए धनायन का मतलब क्या है, केटायन, धनायन मतलब केटायन होता है। तो देखिए केटायन की वैलेंसी कितनी है, 2 है, यानी डिवाइड कर दिया जाएगा 2 से, ऐसा। यानी इंग्लिश में अगर देखना चाहेंगे तो इसको कैसे लिखते हैं, तो इसको कहते हैं इक्विवेलेंट वेट ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा। अगर इसको निकालना चाहते हैं तो कैसे लिखेंगे, लिखेंगे मॉलिक्यूलर वेट, एक ही लिखिएगा, डिवाइडेड बाय 2। किसका मॉलिक्यूलर वेट, कैल्शियम कार्बोनेट का। तो मॉलिक्यूलर वेट पूरा लिख दे रहे हैं, नहीं तो आपको कंफ्यूज नहीं होइएगा, कैल्शियम कार्बोनेट, ऐसा। तो अभी देखिए हमने कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट निकाला था, कितना था, 100 आया था। तो क्या हो जाएगा, 100 डिवाइडेड बाई 2, ऐसा हो जाएगा। ऐसे सबका निकलेगा यहाँ पे। यानी अगर हम निकालना चाहें किसी भी सॉल्ट का, तो जैसे मान लीजिए आपको निकालने को कह दें हम कि निकालना आपको है कैल्शियम सल्फेट का, तो क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट का अगर हमें इक्विवेलेंट वेट निकालना है तो कैल्शियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट लिख लीजिएगा और डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। मैग्नीशियम सल्फेट का निकालना है तो मैग्नीशियम सल्फेट का मॉलिक्यूलर वेट लिख दीजिएगा और फिर डिवाइड कर दीजिएगा 2 से। अब देखिए हमारे पास जितने भी कैटायंस हैं, यानी जितना भी कैटायन है, यानी जितना भी आपका धनात्मक है पार्ट है, उसके ऊपर हमेशा +2 चार्ज है, ऐसा। तो हमेशा डिवाइड कितने से होगा, हमेशा डिवाइड 2 से होगा, अगर कैल्शियम और मैग्नीशियम की बात करते हैं तो। ओके, तो अब देखिए फार्मूला कैसा हो जाएगा इसका, तो हम लिख सकते हैं कैसे, यहाँ से आते हैं फिर से,
देखिए इतना हमने आपको बता दिया था कि कैसे निकाला जाएगा, तुल्यांकी भार मैंने आपको बताया कैसे निकलता है। तो जब देखिए यहाँ पे, इधर देखिए, तो हम फिर कैसे लिख सकते हैं इसी के आगे, हम लिख सकते हैं भाई लवण की मात्रा, लवण की मात्रा यानी अमाउंट ऑफ सॉल्ट, अमाउंट ऑफ सॉल्ट, ऐसा ये डिवाइड बाई किससे होगा, डिवाइड बाई तुल्यांकी भार बराबर कितना है, तो तुल्यांकी भार बराबर ये है कि लवण का अणु भार, ऐसा यही ना, यानी मॉलिक्यूलर वेट, मॉलिक्यूलर वेट, और उसको 2 से डिवाइड करते हैं, तो जो डिवीजन है उसको हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं ऐसे, देखिए डिवीजन में आएगा, ऊपर जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। ये किसकी बात हो गई, सॉल्ट की बात हो गई, इसके लवण की निकालने के लिए। कैल्शियम कार्बोनेट का अगर हम बात करें तो कैल्शियम कार्बोनेट को भी तो ऐसे ही लिखा गया है, क्या लिखा गया है कि भाई कैल्शियम कार्बोनेट का क्या चीज, अणु भार, मतलब मॉलिक्यूलर वेट, एंड देन डिवाइडेड बाई 2, ऐसे ये 2 से देखिए कैंसिल हो जाएगा। तो अब आपका फार्मूला जो है वो तुल्यांकी भार से बदल करके किस में आ जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट में आ जाएगा। ये एडवांटेज है कि बार बार आपको तुल्यांकी भार कैलकुलेट नहीं करना पड़ेगा। तो यानी कहने का क्या मतलब है, कहने का मतलब है कि फार्मूला अब कैसा हो गया, अब हो गया ये आपका लवण की मात्रा, देखिए अब मैं इंग्लिश में भी लिख दूंगा एक बार अगर आपको दिक्कत होगी, उसको कहते हैं अमाउंट ऑफ सॉल्ट मल्टीप्लाइड बाई कैल्शियम कार्बोनेट की मात्रा, कैल्शियम कार्बोनेट का अणुभार, और इसका अणुभार कितना होता है, 100 होता है ना, इसका अणुभार 100 होता है, तो इसको 100 से सीधे कर देते हैं ऐसे, देखो ये अणुभार हो गया किसका, कैल्शियम कार्बोनेट का, और डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, डिवाइड बाई हो जाएगा लवण का अणुभार। अब आसान हो गया हमारे लिए क्योंकि सब मॉलिक्यूलर वेट में आ गया है ऐसा। यानी अगर हमें कैल्शियम कार्बोनेट का इक्विवेलेंस निकालना है, मतलब समतुल्य, कैल्शियम कार्बोनेट का समतुल्य कैलकुलेट करना है, तो फार्मूला बस हो जाएगा अमाउंट ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट एंड मल्टीप्लाई बाई 100। ये 100 क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट का मॉलिक्यूलर वेट होता है। तो इस तरीके से हम क्या लिख सकते हैं, इस तरीके से हम फार्मूले को लिख सकते हैं। तो ये फार्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है, इसी फार्मूले का बार बार इस्तेमाल किया जाएगा। एक बार मैं इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ इसको, जिससे आपको समझने में दिक्कत ना हो, तो मैं एक बार इंग्लिश में भी लिख दे रहा हूँ यहाँ पे कि आपको एकदम समझ में आ जाए बात को। अगर इंग्लिश में आप लिख रहे हैं तो ये हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट इक्विवेलेंस इज इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्ट, जितना भी सॉल्ट का अमाउंट होगा, दिस इज डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्ट एंड दिस इज फर्दर डिवाइड इनटू 100, ऐसा मल्टीप्लाई बाय 100, सॉरी ऐसा। तो इस फार्मूले को बिल्कुल ध्यान रखिएगा, चाहे आप हिंदी में लिख रहे हो चाहे इंग्लिश में लिख रहे हो। ये इस फार्मूले पे हम क्वेश्चन लिख करके देखेंगे और फिर निकालने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इक्विवेलेंस में कन्वर्ट करते हैं। तो अगला जो हमारा लेक्चर होगा उसी पर बेस्ड होगा कि कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, किस तरीके से आगे करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।